फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, लेकिन अब मैं अपनी योजना किसी को नहीं बताऊँगा। आपको तो बिल्कुल नहीं। अब मैं आपके सामने वही करूँगा जो आप चाहती हैं, जिससे आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। अब कुछ समय मैं शांत बैठूँगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा और सभी लोग लापरवाह हो जाएंगे, तो मैं अपनी योजना को क्रियान्वित करूँगा। मौसी जी, मैं तुषार हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिस व्यक्ति ने मेरे खानदान के मुख पर कालिक पोत दी थी, उसे मैं छोड़ दूँ, संभव ही नहीं। तुषार फोन रखने के बाद स्वयं से बातें करता रहा। उसके बाद वह भी सो गया। अब आगे। सुबह जब गौतम की नींद खुली तो उसका सिर भारी था। शराब की खुमारी अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उन्हें रात की बात याद आने लगी। अक्षरा का सपना, सरला की आत्मा। कुछ देर वह चुप बैठे रहे। स्वयं भी मुस्कुराते हुए बड़बड़ाने लगे। वो जुर्म मैंने किया, उसका कोई सबूत मैंने नहीं छोड़ा है, इसलिए कानून मुझे सज़ा नहीं दे सकता। और रहे भगवान, तो उन्हें अगर मुझे सज़ा देनी होती तो अब तक दे चुके होते। मेरे मन का डर सरला के रूप में दिखाई दिया है। मैं अक्षरा का सपना सुनकर डर गया था। सरला को मरे वर्षों हो गए हैं, अब तक उसकी आत्मा कभी नहीं दिखाई दी, तो अब क्यों दिखाई देगी? वह मेरे मन का डर था। अब मैं कभी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। गौतम जी यह सोचते हुए मुस्कुरा दिए। उधर अक्षरा भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। गौतम जी वहाँ पहले ही मौजूद थे। चमेली ने सबका नाश्ता लगाया। जानकी जी आज चुपचाप नाश्ता करती रही। उन्होंने अक्षरा को कोई ताना नहीं मारा। यह देखकर गौतम और चमेली को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अक्षरा नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में भी अक्षरा के चेहरे पर उदासी छाई रही। क्लास समाप्त होने के बाद जब पवित्रा और अक्षरा कैंटीन में आई तो पवित्रा ने पूछा, अक्षरा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या आज फिर आंटी जी ने या तुषार ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं पवित्रा, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर अक्षरा ने रात के सपने की बात पवित्रा को बता दी। अक्षरा की बात सुनकर पवित्रा ने अक्षरा को छेड़ते हुए कहा, अच्छा मैडम, आप अविनाश से प्यार भी करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मोहतरमा, प्यार करते करते यह राक्षस कहाँ से आ गए? आपने तो प्यार का सत्यानाश ही कर दिया। क्या सोने से पहले कोई डरावनी फिल्म देखी थी जो हीरो हीरोइन के प्यार के बीच में खलनायक आ गया? क्या बात है, कहाँ हीरो अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था और आपने राक्षस को बुलाकर मारा, सब सत्यानाश कर दिया। पवित्रा ने अक्षरा को छेड़ते हुए कहा, तुझे मजाक सूझ रहा है? वहाँ मेरी जान निकल गई थी। अक्षरा ने बनावटी गुस्से में कहा, जबकि उसका मन भी कह रहा था कि पवित्रा उसे अविनाश का नाम लेकर छेड़ती रहे। तभी पंकज और अविनाश भी वहाँ आ गए। अविनाश को देखकर पवित्रा ने कहा, अविनाश, तुम्हें पता है अक्षरा ने रात में कैसा सपना देखा? अक्षरा ने घूरकर पवित्रा को देखा। कैसा सपना देखा, हमें भी बताओ, पंकज ने उत्सुकतावश पूछा। वह अक्षरा ने देखा कि वह पवित्रा ने कहना चाहा, इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, अक्षरा ने उसे बीच में ही टोक दिया। पवित्रा का दिमाग खराब हो गया है, यह ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रही है। मैं बात का बतंगड़ कहाँ बना रही हूँ? मैं तो यह बता रही थी कि अक्षरा सपने में राक्षसों से घिर गई थी, फिर मैंने जाकर उसे बचाया। यह सपने में भी रैंगिंग देखती है और मैं इसे बचाती हूँ। पवित्रा ने अक्षरा को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में अभी भी शरारत दिखाई दे रही थी। अक्षरा ने पवित्रा की बात सुनकर राहत की सांस ली। फिर सभी चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। उधर गौतम और जानकी जी भी रात की बातों को भूल चुके थे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच अक्षरा और अविनाश, पंकज और पवित्रा एक दूसरे से करीब आने लगे थे। किसी ने एक दूसरे से अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन मन ही मन वह यह जानते थे कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। पंकज और अविनाश ने सोचा था कि फाइनल परीक्षा के बाद वह दोनों अपने प्यार का इजहार कर देंगे। उधर तुषार अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए चाले चल रहा था।
उसने लोन लेकर एक कंपनी डाली। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट भी किया। तुषार की मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी का नाम होने लगा। तुषार विदेशियों के साथ लेन देन का बिजनेस करता था। निवेशकों को वह अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। जब विदेशी मेहमान आते थे तो वह उनके मनोरंजन का खास प्रबंधन करता था। वह उन्हीं विदेशी मेहमानों का खास ख्याल रखता था जिन्हें उसी रात अपने देश वापस लौटना होता था। ऐसा करने के पीछे उनकी खतरनाक योजना थी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसकी योजना का पता किसी को चल सके। तुषार का व्यवहार अपने कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। लोग उसके व्यवहार कुशलता की बहुत तारीफ करते थे। देखते ही देखते उसका बिजनेस बढ़ने लगा। गौतम जब तुषार की सफलता को देखकर अचंभित था, उधर अपनी फाइनल परीक्षा के बाद अविनाश और पंकज ने अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया था। लेकिन रविवार को पंकज, अविनाश, अक्षरा और पवित्रा मिलते थे। पंकज ने अपने माता पिता से पवित्रा के विषय में बता दिया था, परंतु अविनाश ने अभी ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसके माता पिता का मानना था कि वह लोग लड़के वाले हैं तो शादी का प्रस्ताव लड़की वालों की तरफ से आए। अक्षरा ने अभी अपने पापा से अविनाश के विषय में कुछ नहीं बताया था। अविनाश ने सोचा था कि वह पहले अक्षरा के पापा से बात करेगा और वह उसके माता पिता से बात करेगा, जिससे उसके माता पिता की इच्छा का सम्मान भी हो जाए। इधर जब जानकी ने देखा कि तुषार का बिजनेस अच्छा चल रहा है, शहर में उसका भी रुतबा बढ़ रहा है, तो एक दिन मौका देखकर जानकी जी ने गौतम से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है तुम्हें? गौतम जी ने पूछा। उस दिन वह बहुत खुश थे। मुझे लगता है कि चमेली ने तुषार पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अगर उसका चरित्र इतना गिरा हुआ होता तो क्या लोग उसके व्यवहार की इतनी तारीफ करते? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस बात पर विचार करें। अगर आपको ठीक लगे तो अक्षरा का विवाह तुषार से करवा दें। तुषार घर जमाई बनने को तैयार है। किसी और से अक्षरा का विवाह हुआ तो उसे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आगे जैसी आपकी मर्जी। जानकी जी ने अपनी बातों में मिठास घोलकर कहा, क्योंकि उसने तुषार से वादा किया था कि वह अक्षरा का विवाह उससे करवाने की पूरी कोशिश करेगी। जानकी जी का तीर निशाने पर लगा। गौतम जी ने कहा, ठीक है, मैं अक्षरा को समझाने की कोशिश करूँगा। जब गौतम जी ने अक्षरा से तुषार के विषय में बात की तो अक्षरा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वह अविनाश को पसंद करती है। यह सुनकर गौतम जी ने कहा कि वह अविनाश के माता पिता से बात करेंगे। जब यह बात जानकी जी को पता चली तो उन्होंने तुषार को बता दिया। तुषार के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। उसने किसी को फ़ोन किया। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया और उसे एक लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे में कुछ तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों को देखकर तुषार के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट फैल गई। तुषार ने उन तस्वीरों को अविनाश के पिता के पास पहुंचा दिया। उस लिफाफे में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था कि आपका बेटा जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसकी मां और उस लड़की की तस्वीरें भेज रहा हूं। इसे आप देखकर फैसला कीजिए कि क्या यह लड़की आपके घर की बहू बनने के काबिल है। पत्र पढ़ने के बाद जब अविनाश के पिता ने उन तस्वीरों को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन तस्वीरों में अक्षरा की मां शराब पीती हुई आदमियों के साथ नाच रही थी। हर तस्वीर में अलग अलग आदमी थे। एक तस्वीर में अक्षरा भी एक लड़के के साथ बैठकर शराब पी रही थी। वह लड़का तुषार था। जब अविनाश के पिता ने उसे अक्षरा के विषय में पूछा तो उसने कहा कि वह उससे प्यार करता है। तब अविनाश के पिता ने उसे वह तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों को देखकर अविनाश ने कहा, यह तस्वीरें नकली हैं, क्योंकि इस लड़के का नाम तुषार है। यह अक्षरा को बदनाम करना चाहता है जिससे वह उससे शादी कर सके। अविनाश की बात सुनकर अविनाश के पिता ने कहा, ठीक है, अगर यह तस्वीरें नकली हैं तो मैं इनकी जांच करवाता हूँ, उसके बाद मैं कोई निर्णय लूँगा। अविनाश के पिता ने कठोरता से कहा। जब उन तस्वीरों की जांच करवाई गई तो मालती की तस्वीरें असली साबित हुई।
अक्षरा की तस्वीर को फिर अविनाश के पिता ने देखा ही नहीं। उनका कहना था कि अगर माँ की तस्वीरें असली हैं तो अक्षरा उनके घर की बहू नहीं बन सकती। अगर हमारी मर्जी के खिलाफ तुम अक्षरा से शादी करोगे तो तुम्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। अपने पिता की बात सुनकर अविनाश असमंजस में फंस गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या निर्णय ले। अविनाश अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पा रहा था कि अक्षरा की मां मालती का संबंध कई आदमियों के साथ थे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अक्षरा को एक लड़के ने एक पत्र दिया। उसमें अविनाश का मैसेज था। उसने अक्षरा को शहर के बाहर शिव मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया था और यह भी कहा था कि किसी से बताना नहीं कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। पत्र पढ़कर अक्षरा खुशी से झूम उठी। उसके मन ने कहा आज अविनाश ने उसे अकेले इसलिए बुलाया है जिससे वह अपने प्यार का इजहार कर सके। अक्षरा तैयार होकर शिव मंदिर के लिए बिना किसी से कुछ कहे निकल गई। उसने टैक्सी ली और चल पड़ी। शिव मंदिर पहुंचने से पहले थोड़ी दूर सुनसान इलाका था। वहां पहुंचते ही कुछ नकाबपोश लोगों ने टैक्सी को रोक लिया और अक्षरा को बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। टैक्सी ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अक्षरा को जब होश आया तो उसने अपने को एक आलीशान कमरे में बंधा हुआ पाया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथों पैरों को बांध दिया गया था। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था पर आंखें खुली हुई थी। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला और 4 विदेशी व्यक्ति कमरे में आए। उनके हाथों में शराब के गिलास थे। उन्होंने वहां आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वह चारों भूखे भेड़िए की तरह अक्षरा पर टूट पड़े। उन्होंने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया जिससे वह चिल्ला सके। अक्षरा चिल्लाती रही और उन्होंने उस पर रहम नहीं किया और उसके वजूद को रौंद डाला। वह चीखती चिल्लाती रह गई पर उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उधर जब देर रात तक अक्षरा घर नहीं पहुँची तो गौतम जी को चिंता हुई। उन्होंने पवित्रा को फ़ोन किया लेकिन अक्षरा वहाँ भी नहीं थी। पवित्रा ने पंकज और अविनाश को भी बताया। सभी गौतम जी के साथ अक्षरा को ढूंढते रहे। जानकी जी को जब इसकी सूचना मिली तो वह समझ गई कि यह काम तुषार का है। उन्होंने तुषार को फ़ोन किया। तुषार उस समय अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में था। उसने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें यह दिखा दिया कि वह मीटिंग में है, वह भी पिछले 2 घंटे से। उसने कहा कि वह मीटिंग ख़त्म करके उनसे मिलने आएगा। रात 11 बजे तुषार जानकी जी के पास आया। वह भी पूरी रात गौतम के साथ अक्षरा को ढूंढने का नाटक करता रहा। तुषार को गौतम के साथ देखकर जानकी जी के मन की शंका का समाधान हो गया। दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने भी ढूंढना शुरू किया पर कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत गए। उधर 3 दिन लगातार अक्षरा के अस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहा। उसके अस्तित्व को तार तार किया जाता रहा। वह रोती गिड़गिड़ाती रही पर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। वह यही कहते रहे, उसने ठीक कहा था, उसने बहुत अच्छी इंडियन लड़की हमें दी, हम जैसी लड़की चाहते थे वैसी लड़की उसने हमें दी। 3 दिन के बाद अक्षरा को बेहोश करके शिव मंदिर के पास छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने उसे देखा, पुलिस को सूचना दी। अक्षरा की हालत गंभीर थी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ गौतम, पंकज, अविनाश भी वहां पहुंचे। अक्षरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। उसके शरीर में शराब भी पाई गई। जब अक्षरा को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसके पास पवित्रा बैठी हुई थी और सभी लोग बाहर खड़े उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पवित्रा को देखते ही अक्षरा फूट फूट कर रोने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।